नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर। और धीरेन्द्र सर का सिंपल फिलॉसफी है इस बार जो भी होगा बदलाव करके आएंगे या बदल के आएंगे। इस बार अगर धीरेन्द्र सर बदलवा के आए तो कह के आएंगे कि भैया हम बदलवा के आए, नहीं तो फिर उसके बाद कहेंगे कि भैया 2 बार से बंगाल हुआ है, अब लास्ट हो गया, अब अभिषेक बनर्जी मॉडल ही जीतेगा। अभिषेक बनर्जी मॉडल ही जीतेगा, इसका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि अभिषेक बनर्जी कहता है कि पूरी गुजराती लॉबी लग जाए, पूरा इंटायर इकोसिस्टम लग जाए, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी मैंने धीरेन्द्र सर का रीट्वीट किया हुआ, इन्होंने रीट्वीट किया, वही स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। अमित मालवीय ने बोला डायमंड हार्बर मॉडल क्रम्बल्स, तो उन्होंने कहा कि 10 जन्म लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अब खैर रिजल्ट अभी बज रहे हैं 10:30। कल 10:30 बजे तक सरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी ये तो क्लियर हो जाएगा। सर स्वागत है शो में। गजब मॉडल है सर, क्या चल रहा है? धन्यवाद आपका अभिषेक, बहुत बहुत, और तमाम द अभिषेक तिवारी शो के दर्शकों को भी मेरा अभिवादन है। दरअसल बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा चुनाव है ये, और इसको दो तरह से देखा जा सकता है। अगर हम फलता में जाकर देखें तो ये एक मॉडल है जो डेवलप किया टीएमसी ने सीपीएम से लेके, लोगों के अंदर डर, और सबसे बड़ा यहाँ जितनी भी बातें वो करते हो बंगाली इंटेलेक्ट के नाम पे या ये बताने के लिए गुजरात को, वो ये समझ लीजिए वो मॉडल सिर्फ ये है कि हिंदू महिलाओं पे यौन आतंक, उन पर यौन हमलों का आतंक, वो गांव के वोटों को डिसाइड करने के लिए यहाँ पिछले 15 सालों का एक सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। और उसका कारण आपने देखा होगा कि वो कल फलता की सड़कों पर महिलाएं 2 दिन से संघर्ष कर रही थी। खैर ये अलग बात है, उनको एक कामयाबी मिली कि फलता को दोबारा से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो ट्वीट का जवाब है ये 2 तरह से देखा जा सकता है। मैंने कहा एक तो फलता से देखा जा सकता है, वो महिलाएं बताती हैं कि ये मॉडल अभी तक सक्सेस है। दूसरा इसका एक सिरा ये भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी की बीच में उठ के भाग मत जाना, अगर बीजेपी जीत रही है तो। क्योंकि लोगों के जहन में, और जो लोगों ने कहा, जो लोगों से हमने सुना, या अब मैं एग्जिट पोल को तो मानता नहीं हूं, खैर माफ करना, बहुत सारे लोगों को जो लगेगा तो लगे, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी अगर वो कोई इंडिकेशन देते होंगे दूर दराज से, और नहीं तो रिक्शा वाले की तरह ही बता रहे होंगे कि कौन जीतेगा, तो जब आपको 10 रिक्शा वाले कहने लगते हैं तो भी आपका भरोसा बन जाता है कि हाँ यार ये सब कह रहे, 10 कह रहे तो सही कह रहे होंगे। तो इसीलिए एग्जिट पोल को बस उतने तक रखते हुए मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से उनके कार्यकर्ता ना डर जाएं, उनके काउंटिंग एजेंट ना डर जाएं, क्योंकि काउंटिंग एजेंट जो है 11 से 12 के समय मेक और ब्रेक का फील्ड था। अब तक 11 से 12 के बीच में वो जो टीवी चैनल्स पर जो भी चलने लगता था, जो फर्जी ज्यादातर होता है, क्योंकि वहां से उनके पास चुनाव आयोग से ज्यादा बड़ी टीम तो हो नहीं सकती, वो चाहे लाख सुनाते रहे। 9 बजे तक हरियाणा में 70 सीट पर कांग्रेस पहुंच गई थी। वो मैं बता रहा ना कि वो झूठ और मक्कारी के अलावा वो कुछ होता नहीं है। तो वो जो है उसमें चूंकि मैंने तो हेड किया है, तो मैं तो ये जानता हूं कि ये क्या करता होगा। तो उस सब चीजों को दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि 11-12 बजे कहीं टीएमसी के लोग ना भाग जाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनको ये बताओ कि मेरे पास अभी तक लोग बीजेपी की हड्डी तोड़ने की, पैर तोड़ने की, स्पाइनल कोड तोड़ने की, ये सब ताकत मेरे पास है। और वो ताकत, वहां कोई मॉरल अथॉरिटी तो कुछ होती नहीं है। मॉरल अथॉरिटी होती तो आप रेप करने की धमकी आपके लोग नहीं दे रहे होते, और रेप नहीं किए जाते, धमकी नहीं, रेप एग्जीक्यूट किए गए, मास लेवल पर किए गए। तो ये तो मुझे लगता है कि इसको हमको 2 ही तरह से देखना चाहिए कि वो जो है ये जवाब दे रहे हैं कि भाई हम लोग डरा भी रहे हैं 4 मई के बाद। मैंने इतना खुला ओपन थ्रेट कभी देखा नहीं जो लगातार दिखा जा रहा है। इसीलिए जो लोग बंगाल के चुनाव को वहां बैठ के अपना, जिनको लगता है कि आसानी से ये कहानी सुना रहे कि साहब नहीं वहां तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, फला हो गई। अबे लोकतंत्र हो तो पहले, तभी तो हत्या होगी। मैं तो कह रहा हूं लोकतंत्र को बचा लिया ज्ञानेश जी ने। उदाहरण देता हूं सर, ये बहरामपुर में तो बीजेपी फाइट में नहीं थी,
वह तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। भीषण गर्मी में बहरामपुर के टीएमसी के कैडर ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का पानी पीने बंद का कर पानी रोका, हाँ क्योंकि शक है। अब सुनिए खुद की बात है। हमारे बहरामपुर शहर में एक गरीब लोगों की बस्ती में जहां ट्यूबवेल के जरिए लोग पानी की आपूर्ति करते थे, आज इस समय जब धूप के कारण छाती फट रहे हैं, उस समय टीएमसी पार्टी की जो प्रतिष्ठान उनको ये लगे कि इस बस्ती के लोग उन्हें वोट नहीं दिए होंगे, तो बदला लेते हुए क्या किया, बस्ती में जाकर ट्यूबवेल को उठा के पानी ना मिले ये। अब आप बताइए सर, इसको कैसे आदमी, ये कौन सा डेमोक्रेसी का मॉडल है? अभिषेक बनर्जी मॉडल? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ लोकतंत्र होगा तो हत्या करोगे ना। हम लोग मैं किसी भी शब्दों को, चूंकि मैं तो इन सब जगह पर सारे गांव में घूम चुका हूं, ये कैसे कह सकते हो? एक लड़की वहां जाके बैठ के नाच के वो बताता है, मतलब मैं तो खैर नाम नहीं लूंगा, वरना वो बैठ के बताता है कि एक आदमी भी वोट नहीं डाल पाएगा तो ये अत्याचार है, ये ह्यूमन राइट्स है, और ये सब पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाते रहता है वो दिल्ली में बैठे हुए लोग। उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक महिला के साथ सामूहिक 30-32 साल की वो बेचारी बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ था, उसके ये काट दी थी सामूहिक रेप के बाद, उंगलियां कटलाई काटी, एड़ियां काट दी और उसको मरने के लिए फेंक दिया गया, वो बच गई, है ना। वो आज भी इसलिए रोई थी, वो इसलिए नहीं रोई कि सामूहिक रेप हो गया, वो तो हो गया, वो तो जानती है कि ये जिस राज्य में जो है ये बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती है ना, जो रात दिन वो सुनाते हैं, और खासतौर से जो मैं अभिषेक बनर्जी के बड़े बड़े बयान या इसके जो बंगला समर्थक, ये पक्को बंगला टाइप जो यहाँ के बैठ के जो धमकियां देते हैं यहाँ के लोगों को, हो सकता है वो किसी को भी पीट सकते हैं, हम भी बाहर निकले, हो सकता है हमको भी पीट दें, क्योंकि उनका इलाका है, उन्होंने इसको इलाके में तब्दील कर दिया, वो इसको देश का हिस्सा थोड़े बता रहा है, वो ये समझ रहा है कि भाई ये, क्योंकि उन्होंने इसको एक ऐसे स्टेट में तब्दील कर दिया कि साहब यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ ये नहीं होगा, क्योंकि उनके इस तरह के जो अनुरोध हैं, आप ये सोचिए वो इसलिए नहीं रोई कि मैं, जानते उसने क्या कहा जब पिछली बार की उस घटना में, उसने कहा कि इससे अच्छा था कि मैं मर जाती, क्योंकि उसको बचा लिया। बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चला, शुभेंदु वहां घटना स्थल पर जाके वो वीडियो पढ़े हैं, वो सामूहिक रेप के 2021 के पढ़े हैं, दर्शकों को दिखाना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। अभिषेक, मैं चाहूंगा कि तुम अपनी टीम को कहो वो उनमें से निकाल के दे तुम्हें, ताकि वो चलाने का काम आए। जानते हो वो कह रही कि अब मैं पूरी जिंदगी करूंगी क्या, जिंदा दूसरों पे रहूंगी, और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस नहीं हो गया, हाँ ऐसे बहुत सारे केस हैं, तो वो केसेस का क्या मतलब है? तो इसीलिए लोकतंत्र की कहानी तो यहाँ नहीं सुननी चाहिए। और बहरामपुर और वो सब अधीर रंजन चौधरी भी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनको ना तो अंदर रख पा रही है, हम लोग सांप के मुंह में छछूंदर कहते हैं कि ना वो बाहर निकल पा रहा, ना उगल पा रहा, ना तो निकल पा रहा ना उगल पा रहा, वो हालत है। वरना तो अधीर रंजन चौधरी ने, जो भी यहाँ सीपीएम, जो भी यहाँ टीएमसी के दिए गए सर्टिफिकेट का आदमी नहीं है, मतलब वो बंगाली नहीं है। मैं एक सवाल कल कर रहा था वहां, बहुत सारे लोग, बाद में मैं निकला तो 2 लड़कों ने मेरा नंबर ही ले लिया, कहने लगे कि, मैंने कहा यार बताया कि नहीं ठीक है यूट्यूबर है, वो कह रहे नहीं यूट्यूब इसमें डाल के दो। तो मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा जिद क्यों कर रहे हो, मतलब वो कह रहे मेरे मोबाइल पे अपना यूट्यूब खोल के दिखाओ। तो मैंने पूछा, वो कह रहे कि आप जो कह रहे थे वो हमने यहाँ सुना नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि इनमें से जो ये लेडीज सामने आई हैं, जो ये औरतें बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप की धमकी वो मुसलमान गुंडे दे रहे हैं, वो मुस्लिम गुंडे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो धमकियां टीएमसी के हिंदू वोटर को भी दी गई है, नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी है, वहां वो टीएमसी का वो आदमी उसमें है वीडियो में, अगर आप चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे उस पर पड़ा है, आराम से कर सकते हो, महिलाओं का भी। वो जानते वो बोल रहा है कि साहब मैंने टीएमसी किया, लेकिन वो मुझे कह रहा कि तेरी 2 बेटियां हैं, 4 मई का भी इंतजार नहीं करेंगे। तो कह रहा कि इसलिए क्योंकि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू। तो ये सब चीजें आपको वो वहां आके महसूस होती हैं, दिखती हैं कि ये सब कहानियां चल क्या रही हैं। यहाँ लोकतंत्र की बात करना कितना वहां बैठ के आसान है, और यहाँ उस पर जिंदा रहना कितना मुश्किल काम है, इसका भी फैसला होगा।
और वो लोग इस बात का जो नैरेटिव पेश करते रहते हैं ये बैठ के, और खासतौर से मैं बांग्ला मीडिया का जो हिस्सा दिल्ली में बैठता है उसको नहीं, यहाँ वालों को नहीं। यहाँ तो जो है वो तो है, वो तो पैसा लेंगे तो जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। वो तो पूरे देश के मीडिया में है। दिल्ली में आप उनको गोदी कहने लगते हो, पंजाब में जाके वो आम आदमी आपकी गोदी हो जाते हैं किसी जगह, यहाँ भी होंगे। तो ऐसा बहुत सारा मैं आपको, देखिए आपके दर्शकों को मुझे लगता है कि अगर आपको वो ना हो तो मैं आपको दिखाऊं ना, पढ़ के एक लाइन दिखाऊं। हाँ जरूर जरूर जरूर। ये देखिए ये है, जीत से पहले अंतिम तक रहना सतर्क, और ये सब चीजें हैं। और ये असली कहानियां वैसे तो आज इसने यहाँ नहीं लिखा, वरना इसको तुगलकी फरमान इसने बताया। दूसरा इन्हें कहा भाजपा मुख्यालय में पसरी। इसका जो दिल्ली का रिपोर्टर है, जो बंदोपाध्याय का नाम है, वो ये बता रहा है कि दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में वो सन्नाटा पसरी है। कि कोई आदमी इस मूर्ख से पूछे कि एक राज्य में नहीं हो रहे, कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी पार्टी यहां से अगर हार जाएगी तो देश का प्रधानमंत्री हट नहीं जाएगा, मतलब वो लेकिन चूंकि यहाँ इस तरह से चलता है। अभी एक और बड़ी हेडिंग, मतलब ये तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका मैं एक एडिटोरियल तुमको, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, ये वो पढ़ना चाहिए, जिसमें ये कह रहा है कि भगवा आतंक भगवा आतंक को हर जगह मौत दी है, और वो दिया है तो बंगाल में फिर से भगवा आतंक को हराया जाएगा। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि यार ये भगवा आतंक कौन सा है, कहां से आ गया। ये सारे अखबारों का, मैं सिर्फ एक का नहीं है, मैं तुमको यहाँ बहुत सारे अखबार दिखा सकता हूँ। ये सिर्फ आज के हैं, ये सिर्फ आज के अखबार है। हाँ, तो वो ये बता रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग दिल्ली में बैठते हैं, वो लोग वहां बैठ के मानव अभिव्यक्ति और सबकी गाना इतने गाते हैं कि मुझे तो कई बार उनको लगता है कि हमारे यहाँ तो अध्यक्ष ही चुनता रहा वो इतने दिन तक। वो सिर्फ वहां प्रेस क्लब में अभिव्यक्ति बताता रहता है। वो यहाँ बैठ के उसने एक लेख नहीं लिखा कभी, यहाँ ना सीपीएम के जमाने का लिखा, ना उसने यहाँ टीएमसी के जमाने का लिखा, ना पहले कांग्रेस का लिखा। वो उसका लिखा होगा क्योंकि वो वामपंथी रहा होगा, तो उस दौरान वामपंथियों ने वो 1084 की माँ, दौलती, सोनचिड़िया, द्रौपदी, पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखी उसने, और हम लोगों ने भी पढ़ी बड़े चाव से, और हम भी यही मानते रहे कि हाँ साहब बड़ा, यहाँ आके पता चलता है भाई ये तो ये सिस्टम है यहाँ। सर वैसे तो आप एग्जिट पोल नहीं मानते, आपका इको आ रहा है, मैं पहले आपका, हाँ वैसे तो आप एग्जिट पोल में नहीं मानते, लेकिन एक सिर्फ वोट शेयर का आया है, बोला कि सर कितनी सीटें आएंगी पता नहीं, एक भारत जो है एग्जिट पोल है, इसका नाम है एग्जिट पोल करने वाला का, एक सेकंड में बता देता हूं। हाँ, ये एग्जिट पोल है भारत डेमोग्राफी रिसर्च। और भारत डेमोग्राफी रिसर्च, अब लोग आप सब वही बोल रहे हैं कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, जनता से लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत डेमोग्राफिक रिसर्च वहीं का है और ये सीट कभी भी नहीं देगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 8% का बीजेपी के प्रति स्विंग है और टीएमसी 8% नीचे आई है। ठीक है, बीजेपी 46.63 पर पहुंची है और टीएमसी 39 पर पहुंची है। 2021 में वो 48% पर थी। तो ये नंबर सर चौंकाता है, 6% का गैप। आपको सर वो गैप कहीं भी दिखा है? ग्राउंड पर तो आप हैं 3 महीने से, आपको वो गैप दिखा? देखिए गैप तो दिख रहा है अभिषेक, ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि लड़ाई जो हम लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं, मतलब हमको क्या शौक है, पिछली बार भी हम लोग उसको नहीं समझ पाए थे कि भाई ये जो रिगिंग होती है ये कैसे रिगिंग। पिछली बार आईपैक ने जो रिगिंग का मॉडल तैयार किया था, मैं आपको बता दूं दोनों का डिफरेंस भी, जो अभी दर्शकों ने नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता उन्होंने यहाँ कहीं सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसको यहाँ आने के बाद, मैंने भी आने के बाद ही देखा। पहले उन्होंने क्या किया था, पिछली बार काउंटिंग को रिग किया था। जो फॉर्मूला चलता रहता था वो तो चला ही था, जो घरों पर हमला करना, बम करना, पहले से घर जाके फिर कफन भेज देना। आज भी, कल भी एक जगह भेजा है, मैंने अभी उसको लिखा हुआ है, कफन भेजा वहां उसके घर, कार्यकर्ता है वो, एजेंट है ये सब। तो जो 2021 में जो सबसे बड़ा प्लान तैयार किया था, जो प्रशांत किशोर जो आजकल उसकी दवाई देता हुआ घूमता है, और उसकी औकात बिहार की जनता ने मुझे लगता है ज्यादा बेहतर, हालांकि मैं जब आपसे बात कर रहा था मैंने कहा था इसकी एक भी जगह जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि मैं तो देख चुका था, घूम रहा था सड़कों पे। वो आदमी, उसने
लोकतंत्र की हत्या कराने में एक बड़ा अमूल्य वो दिया, योगदान दिया। उसने कहा कि एजेंटों को पकड़ो, और उसके बाद उन्होंने ये नया मॉडल निकाल लिया था कि एजेंटों को 11-12 बजे ही धमका के उनको मार के भगाना शुरू करो। और सरकार, उनकी पुलिस, उनकी सिक्योर, और जो यहाँ तो सरकार ही पार्टी और पार्टी सरकार होती है, और जो सुरक्षा बल हैं, जो जितने सुरक्षा बल हैं, ये सुरक्षा बल सिर्फ तब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंदर होते हैं। तो आप वो जब कुछ बोलेगा ही नहीं, आपको कह देंगे कि आप इस सरोवर को देखते रहो, कोई इस तालाब में ना घुस जाए, इसकी सुरक्षा करनी, उधर वो गांव वाले रेप करते रहे, मर्डर करते रहे वो जिहादी गुंडे। तो वो ये सारी चीजें जब हमने देखा, इस बार उन्होंने एक नया मॉडल अपनाया। तो पिछली बार ये था, इस बार उन्होंने एक नया मॉडल अपनाया। चूंकि हम लोग इसलिए नहीं समझ पाए थे, मैं ये कह रहा कि हमको रिगिंग का लेवल नहीं पता, हम लोगों से तो बात कर रहे थे भाई। नॉर्थ बंगाल में हमने खूब आराम से देखा, और वो नॉर्थ बंगाल के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में वो आबादी डाइवर्स है, बहुत है, मतलब उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वहां आदिवासी भी हैं, आप देखो संथाल वगैरह, वहां मैतोज हैं बहुत बड़े जंगल महल में, वहां जो सिलीगुड़ी और वो सारा है, वो दार्जिलिंग, वो सब गोरखा लोग हैं। तो आप उनको एक उसमें नहीं ला सकते। बथुआ है बड़ी भारी संख्या में, है ना, जो बड़े संख्या है। तो वहां आपने देखा होगा उस डाइवर्सिटी के अंदर वो पार्टी बीजेपी ने फ्लोरिश किया, क्योंकि वो डाइवर्सिटी की बात करती है। यहाँ जो साउथ बंगाल का हिस्सा है, जहां बिल्कुल भद्रलोक और वो तमाम ये कि हम हिंदुस्तान से आज भी 150 साल आगे हैं या फला आगे हैं, वो सब जो इस तरह का भरा रहता है, जो एक आइडिया जो बनाया 50 साल से, वो यहाँ बहुत सब टेक्स्ट रहता है। आप वहां देखेंगे यहाँ थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि यहाँ उसने जो खेल वहां हमने दिखाया, मजबूत चांदी चल रही थी, यहाँ वो काउंटिंग का खेल चला, क्योंकि यहाँ डर खौफ बहुत ज्यादा था। यहाँ की स्थिति उतनी डाइवर्स वहां नहीं थी। वहां तो फिर वो एक कम्युनिटी खड़ी हो जाती है फिर सारी, है ना। यहाँ तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो बंगाली वर्सेस बंगाली था, बंगाली के सामने बंगाली। तो यहाँ आतंक, जिहाद और उस सबको जोड़ लो, और उसके बाद उसको क्रश कर दो। और उसके बाद वहां बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल है, जो अपना आराम से बैठ के शाम को कॉफी पिएगा, दिन में पिएगा 50 बार देश के बाकी लोगों को गालियां देगा। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कई सारे लोगों को लाइव में पूछा, कि वो कह रहे लगे बिहारी बेवकूफ थे क्योंकि उन्होंने चुन लिया, हम बिहारी की तरह नहीं। मैंने कहा यार आप, मैंने लाइव में उससे कहा, मैंने कहा कम से कम इतना ज़हन रख कि तुम दूसरे राज्यों को गाली दिए बिना बड़े नहीं हो सकते क्या? यही घुट्टी में मोल के पी लिया है क्या? एक 300 साल पुराना शहर जो अंग्रेजों ने बसाया है, वो उन लोगों को रास्ता बता रहा है जो हजारों साल से लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, आज भी अपनी विरासत रखे हुए हैं। अरे लाइट ऑफ एशिया ये नहीं है यार, ये तुमको पता होगा, ये तुम्हारी किताबों में तुमने पढ़ लिया होगा। पूरी दुनिया के लिए लाइट आज भी काशी है। तो मैं खैर यहाँ होता है ये अलग जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो आइडिया फिर यहाँ क्रश करने के लिए इस बार उन्होंने क्या किया था, इस बार उन्होंने सीपीएम को आगे किया था। अच्छा। इस बार हाँ, इस बार पूरा का पूरा खेल आईपैक का ये था। 2024 में, दरअसल 2021 के चुनाव ने ममता को सबसे ज्यादा डराया था। जीत तो जरूर गए थे, क्योंकि आपने एक छल बल सबका, 19 ने तो चौंका दिया था, तभी आपने आईपैक को लिया। और 21 के चुनाव के बावजूद आप, जब बीजेपी 77 सीटों पे आई, वो सवाल नहीं था। बीजेपी जो 38% वोट लेके आई, ये चिंता का विषय था। उसके बाद फिर क्या आता है कि आप आइए फिर वापस आ जाते हैं हम लोग 2024 के चुनाव में, क्योंकि उसको लगा कि इतना अत्याचार, इतना ज्यादा रेप, इतनी ज्यादा हत्याएं और इतने ज्यादा घर तोड़ना, इतने ज्यादा मास पलायन जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ, और जो आज बीजेपी के सबसे बड़े क्राइम में से, अपराध में से, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी किताब में लिखा जाना चाहिए कि उन लोगों ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। ऐसा नहीं हुआ कभी भी, ये फेलियर ऑफ मशीनरी थी। तो वो मुझे लगता है कि, और वो सबके आंखों के सामने है। तो इसके बावजूद आपने देखा, लेकिन जनता ने यार उनको वोट किया। इसके बावजूद 38.9% वोट लेके बीजेपी आई, उसका कम हो गया, वो 48 से 46 पे आ गई। जबकि उस समय बीजेपी उस तरह नहीं लड़ रही थी। आपको याद है ना, बीजेपी दूसरे लड़ रही थी यहाँ उस समय ना चुनाव, जो भी जहां तुम कर रहे थे भाई, करते रहो, क्योंकि हत्याएं हो ही रही थी। और पंचायत चुनाव में जितनी हत्याएं हुई थी, और बहुत जबरदस्त तरीके से, यहाँ पंचायत चुनाव में 60% तो बेचारे ऐसे ही निर्विरोधी खड़े हो गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो सबके बावजूद जो वोट मिले ना, उसने इनको डराया।
तो उसके बाद से इन्होंने 24 से क्या किया, 24 से एक नए प्लान के साथ आईपैक आया, उसने टीएमसी को सीपीएम को ताकत देना शुरू किया। सीपीएम को इसलिए क्योंकि सीपीएम 2006 के बाद से मुस्लिम वोटों से कट के उसके बाद जो भी 3-4% वोट बचा था, 5%, वो वोट हिंदू वोट रह गया। तो वो ये चाहता है कि हिंदू वोट अगर सीपीएम के साथ जाएगा 3 या 4% भी, तो बीजेपी का हम ये प्रेशर बनाएंगे कि वो नीचे जा रही है रिजल्ट में। ये एक बड़ा था, लेकिन आईपैक के बाद छापे पड़े तो उसकी वो रीढ़ टूट गई, वो कमर टूट गई और वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए जैसे बहुत सारी कुछ को गंभीर नेट गया है, आ रहा है, नेट आ रहा है, आ रहा है, चला गया। खैर कोई बात नहीं सर। मैं एक काम करूंगा, नहीं ठीक है, उस पे ले लूं। नहीं हाँ ठीक है अभी ठीक है। अच्छा, नहीं तो मेरे पास दूसरा नेटवर्क भी आ गया, वो ले सकता हूँ। हाँ तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 सेकंड के में अगर आप स्विच कर सकते हैं तो स्विच कर सकते हैं, तब तक आप स्विच कीजिए। जब तक मैं दर्शकों को एक अपनी जो हमने ग्राउंड, हाँ जब तक आप स्विच कीजिए, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखवा देता हूँ। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अभिलाषा को भेजा था, उसका एक कटिंग तब तक आप काकी बोल रहे हैं कि अगर टीएमसी का सरकार आ जाएंगे तब तो जिहादियों का ये खुला मंच हो जाएंगे। इसका कोई कसूर नहीं था। ये वक्फ बिल के नाम पे ये सिर्फ हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इसको कत्ल होना पड़ता था। अभी भी धमकी आती है उन लोगों की तरफ से, बम फूटते हैं रात को, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग मेरा 2 बच्चा था, छोटा मेरा बच्चा था, मैं पट्टी देकर खाट मार। शायद दिन में भी चलने से कतराते होंगे, शायद इसी वजह से अभी भी बीएसएफ यहाँ मौजूद है। गांव की सिक्योरिटी के लिए सामने सीआरपीएफ का कैंप है, जिसकी बदौलत यहाँ के गांव वाले जो आपको वहाँ दरवाजे पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शांति से, प्रेम से बैठे हुए हैं और सेफ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो साइकिल चल रही हैं वो भी इन्हीं सीआरपीएफ के जवानों की देन है कि इनके बदौलत ये यहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं। वरना जैसा माहौल था, उस माहौल में ये घर से बाहर क्या निकल पाते, वो तो बात की बात है, इन्हें घर छोड़ के जाना पड़ता। अभी भी धमकी आती है उन लोगों की तरफ से, बम फूटते हैं रात को। अभी भी हम लोग, हमरा बेसब कैम्प चाहिए, बाचर जुन्नो बचने के लिए बेसब कैम्प चाहिए हमको। तो आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि हमें बीएसएफ कैंप चाहिए बचने के लिए। ये अभिलाषा गई थी मालदा, मुर्शिदाबाद, हर जगह पे इसने ग्राउंड रिपोर्टिंग की हमारे लिए। सर ये जो डर के आगे की बात सेकंड फेज में, क्या फर्स्ट फेज में जो मैसिव बीजेपी के लिए पोलिंग हुई उसका इंपैक्ट सेकंड फेज में नजर आया है? हाँ, उसका इंपैक्ट नजर आया है और मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा इंपैक्ट बीजेपी को उसका लग रहा है कि बहुत अच्छा इंपैक्ट आया, क्योंकि आप देखेंगे नादिया में जिस तरह से ये कोशिश की गई थी कि साहब एसआईआर पे, चूंकि बहुत सारे नाम कटे भी है वहां, और जो वहां से सोमा जो शांतनु ठाकुर थे उसकी भाभी खड़ी हुई वहां, उसके बाद उसकी बेटी वहां से चुनाव जीती टीएमसी से, और इस बार भी उसको जब उपचुनाव में वो सीट खाली हुई थी तो वहां उसकी बेटी जीत गई जो पुराना पहले हारी थी, और उनके परिवार में लड़ाई है। तो जो दूसरा सेक्शन है ठाकुर बाड़ी का, जो शांतनु ठाकुर के सामने खड़ी है उनकी भाभी, उन्होंने ये कोशिश की ये बता सके कि टीएमसी बहुत बढ़िया है और आपके साथ ये सब हमने जो वोट कटे हैं बीजेपी की वजह से कटे और आपकी नागरिकता खत्म हो गई है। लेकिन बीजेपी ने उसपे बाद में फर्स्ट फेज की रिपोर्ट की वजह से बीजेपी इसको करवाने में कामयाब हुई कि हम लोग आपको सीएए के साथ आपको सबको नागरिकता मिलेगी, किसी को जाना नहीं पड़ेगा, और ज्यादातर वोट मरने वाले और परमानेंटली माइग्रेटेड के कटे, ये सब वहां उनको मैसेज दिया। तो वो फर्स्ट फेज के बाद उनके लिए आसान था ये करना। दूसरा आप देखेंगे हुगली, हावड़ा और ये जो सारे इलाके थे जहां बीजेपी बिल्कुल जीरो थी, कोलकाता में जीरो थी, 11 में से 11 सीटें उनके पास नहीं थी। तो जिस तरह से वो 24 नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना
एक या दो सीट एक में और उसके बाद एक में 0 पूरी तरह से, यानी 64 सीटों में आपके पास 0 एक तरह से 4 सीटें 2-3 सीटें मान के वो उड़ा दीजिए। तो इस सब के बाद आप इस बार देख रहे हैं वहां काफी अच्छा पोलिंग हुआ है। और देखिए 92% पोलिंग का मतलब ही अलग हो जाता है। 92% पोलिंग का मतलब ये हो जाता है कि वो जो है, जो भी चीज आ रही है वो बड़ी ताकत के साथ है। और चूंकि जो बाइपोलर है तो उसमें एक दो उसका ही होगा अंतर। बस एक खेल तो जो भवानीपुर टीएमसी ने किया बचेगा, जी, भवानीपुर बचेगा सर, भवानीपुर बचेगा ममता के लिए? मुश्किल फाइट है, बहुत मुश्किल है ममता के लिए। और मुझे लगता है कि भवानीपुर में जिस तरह का विश्वास दिख रहा है, और खास तौर से शुभेंदु ने तो कल कह भी दिया कि भाई पहले 2 राउंड में मैं जीतूंगा। उसने कहा मैं कल का रिजल्ट अभी बता देता हूँ, पहले 2 राउंड में मैं जीतूंगा, 3-4 राउंड जो मुस्लिम बाहुल्य है, 3-4 राउंड 5 खुलेंगे, फिर 3-4-5 राउंड में उसमें ममता दीदी आगे हो जाएंगी। फिर छठे राउंड से वो मैं पूरा करना शुरू कर दूंगा, 7वें राउंड 8वें राउंड से फिर मैं नॉर्मल आ जाऊंगा और 20वें राउंड में मैं जीत जाऊंगा। तो ये उनका कहना है। ममता बनर्जी चूंकि उससे कभी हारी नहीं है। देखिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारी है, ममता बनर्जी शुभेंदु से हारी है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार जब से 84 से, जब से उसने राजनीति में कदम रखा, चुनावी राजनीति में, तब से आज तक जब भी वो चुनाव लड़ी हैं भवानीपुर से जीती है। क्योंकि उन्होंने जो जितने लोकसभा सीट लड़ी हैं, जो यहाँ से जीती हैं वो 6-7 बार, वो हर बार उसमें ये कॉन्स्टेंसी है, मतलब अभिषेक, ये कॉन्स्टेंसी उसमें आती है भवानीपुर, तो उसमें वो हमेशा आगे रही है। यहाँ तक कि जब वो 2011 में भी वो डायरेक्ट नहीं लड़ी थी यहाँ से, जब उनकी पार्टी जीत गई थी तो उपचुनाव लड़ी थी। उसके बाद फिर वो 2016 में लड़ी, वहां तब लड़ी पहले और जीती। वो 2021 में उन्होंने पहली बार ये गलती की थी कि वो वहां से निकली और फिर वहां से हार के वापस लौटी, फिर उपचुनाव यहां से लड़ी, 58,000 से जीती। लेकिन लोकसभा में ये बढ़त जो है उनकी महज 8,000 रह गई थी। लोकसभा चुनाव जो इस बार हुआ था 2024 का, भवानीपुर में महज 8,000 की बढ़त थी और भवानीपुर में SIR में लगभग 60,000 के करीब नाम कटे। तो इसीलिए ये कह पाना कि वो उनके लिए बहुत इजी केक वॉक होगा, ऐसे में तो हम नंबर शुभेंदु को दे सकते हैं कि हाँ उसको, क्योंकि वो बढ़ता हुआ है, उसने हराया हुआ है। जी चलो ठीक। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद सर। कल हम लोग जरूर लाइव के समय आपको बीच में पकड़ेंगे। मैं तो 8:30 बजे से न्यूज चैनल की तरह लाइव देना शुरू कर दूंगा, बीच में पकड़ेंगे, फिर आपके भी चैनल पर जाएंगे। तो कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे और कल तो लाइव रिपोर्टिंग होगी और कल तो भारत के और बंगाल के दोनों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। धीरेन्द्र सर, इतने शॉर्ट नोटिस पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। प्लीज डू सब्सक्राइब, दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम दोनों को यूं ही सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।